हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं, विच इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बुलाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस पे क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली ऑर्डर पे पूछे जाते हैं। इसमें 2-3 एक्सेप्शन भी होते हैं, 2-3 जगह पर एक्सेप्शन भी होते हैं, तो वो एक्सेप्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे और एक्सेप्शंस पे ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका सिंबल होता है डेल्टा एच EG। EG, E मतलब इलेक्ट्रॉन, G मतलब गेन, तो EG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन और डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अभी यहां पर हम लोग पहले एंथैल्पी चेंज के बारे, एंथैल्पी चेंज क्या होता है वो समझ लेते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा वो भी हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर लेट्स से कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में मोस्टली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा वो भी हमसे सवाल पूछा जाता है। तो एक जनरल ट्रेंड क्या होता है वो भी देखेंगे, कहां कहां पर एक्सेप्शन पाया जाता है वो भी देखेंगे। तो पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा एच देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा एच, कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा एच, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज को ही हम लोग डेल्टा एच से भी बुलाते हैं। ठीक है भाई, तो मतलब अगर लेट्स से कोई भी रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो कोई भी रिएक्शन में जनरली क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स है दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स है वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। अब रिएक्टेंट्स की भी कुछ एनर्जी रहेगी, प्रोडक्ट्स की भी कुछ एनर्जी रहेगी। अब 3 केसेस बन सकते हैं, या तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट्स की एनर्जी से, या फिर रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी प्रोडक्ट्स की एनर्जी से, और या फिर दोनों की इक्वल होगी। अब दोनों के इक्वल होने के चांसेस तो काफी कम है, तो या तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी या फिर रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी। ये 2 केसेस पे ही मेनली हमको फोकस करना है, और इन दोनों केसेस में डेल्टा एच का साइन क्या होगा वो हम लोग समझेंगे और उनको प्रोसेस से भी समझेंगे। तो पहला केस हो सकता है when energy of reactants is greater than energy of products, ER is greater than EP। ER मतलब क्या है? ER है मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। EP क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ER है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, EP है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, तो क्या बन सकता है भाई? कैसे सिचुएशन बनेगी? मतलब मान लीजिए कि ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, बहुत ही क्रूड वे में बता रहा हूं मैं, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स की एनर्जी मान लो 100 है, कुछ भी यूनिट मान लो, किलो जूल मान लो, कुछ भी मान लो। रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी है? 100, और बाद में प्रोडक्ट्स की एनर्जी कितनी हो गई? 70। रिएक्टेंट्स की एनर्जी 100 है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी 70 हो गई, तो ER ग्रेटर देन EP हो गया। अभी ये 100 और 70 भी ले सकते हैं, कोई और नंबर भी ले सकते हैं, बस हमको साइन देखना है। अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी 100 है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी 70 है, तो 100 एनर्जी पहले थी और बाद में क्या हो गई? 70 हो गई, तो 30 कहां गई? 30 बाहर निकल गई होगी सिस्टम से। या फिर ऐसे समझो कि हमारे पास में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी थी? 100 थी, और बाद में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी हो गई? 70 हो गई। तो 100 पहले थी, बाद में 70 हो गई। मान लो कोई बोले कि आपके पास में पहले 100 रुपए थे,
सुबह जब घर से निकले, बाद में जब घर पे आए तो आपके पास में 70 रुपए बचे थे, 70 रुपए बचे थे। इसका मतलब है कि 30 रुपए आपने खर्च कर दिए कहीं पर, मतलब आपकी जेब में से निकल गए। वैसे ही इस सिस्टम में से 30 एनर्जी क्या हो गई होगी, निकल गई होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि एनर्जी इज रिलीज्ड। जिन प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होती है उन प्रोसेसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिन केसेस में एनर्जी रिलीज होती है उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, जो डेल्टा एच रहता है दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कौन होगा? प्रोडक्ट्स होंगे। फाइनली कौन होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे। इनिशियली कौन होंगे? रिएक्टेंट्स। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यहां पर इस केस में देखेंगे तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है? 70 माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है? 100, तो -30 हो गया। तो एक तो ये बात समझ में आ रही है कि डेल्टा एच यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। तो बस सिंपल सी बात हमें ये याद रखनी है कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू, जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है, वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, एक दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। भाई मान लो कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, जो रिएक्टेंट्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स की एनर्जी मान लो 100 थी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी हो गई 120, 120 हो गई। आप घर से निकले, आपकी जेब में 100 रुपए थे, आपने कुछ कुछ किया, बाद में जब वापस आए घर पे तो आपकी जेब में 120 रुपए थे। इसका मतलब है कि 20 रुपए ओवरऑल आपने कमाए हैं, 20 रुपए ओवरऑल आपकी जेब में एक्स्ट्रा आ गए हैं। मतलब कि ये मान लो सिस्टम है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है? 100 है, बाद में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो गया? 120 हो गया। पहले 100 थी, बाद में 120 हो गई। इसका मतलब है कि 20 एनर्जी कहीं से आ गई। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन सच केसेस। बोलो हाँ या ना? एनर्जी क्या हो गई है? एब्जॉर्ब हो गई है इस वाले केस में। और जिन केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बुलाते हैं, या फिर मैं बोलूं एंडोथर्मिक प्रोसेस बुलाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस बुलाते हैं। अगर मैं बात करूं डेल्टा एच की, यानी कि एंथैल्पी चेंज की, तो मैंने फिर से बताया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हमेशा यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि हमें हमेशा क्या देखना होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। देखो पिछले वाले केस में भी मैंने एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स लिखा था, इस वाले केस में भी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ही लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखेंगे। फाइनल यहाँ पर कितना है? 120, माइनस इनिशियल कितना है? 100, वैल्यू हो गई 20, यानी कि +20 लिख देता हूं मैं। तो मतलब डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि केमिस्ट्री में 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शंस वो जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, उन प्रोसेसेस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। और दूसरे वाले केस वो जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उनको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बुलाते हैं। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड था जिसकी हेल्प से हम लोग अब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच ईजी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज ईए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग मेनली जो बातें करेंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ही बात करेंगे, एंथैल्पी चेंज पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास में एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। इस पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मान लो कि हम लोग इस न्यूट्रल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं,
अगर न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये न्यूक्लियस खुश होगा या फिर दुखी होगा? भाई न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये बोलेगा अरे वाह 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 भाई, आओ आओ आओ, घर में मेहमान आया है। तो घर में जब मेहमान आते हैं तो हम लोग खुश होते हैं ऑब्वियसली। वो बात अलग है कि कोई इरिटेटिंग आंटी आ गई, इरिटेटिंग अंकल आ गए तो दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई मेहमान आता है, ये मेहमान है तो ये मेहमान आएगा तो सब लोग खुश हो जाएंगे, मतलब स्पेशली तो न्यूक्लियस तो खुश हो ही जाएगा। अब ये न्यूक्लियस इस मेहमान का स्वागत करेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियस खुश हुआ है तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा यार, एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब जनरल बात बता रहा हूं कि जनरली जब किसी न्यूट्रल एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। तो ये मान लो कि न्यूट्रल एटम था, इसको मैं बोल देता हूं एम गैसियस, गैसियस स्टेट में है, प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? एम माइनस गैसियस बन जाएगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। जनरल केस बता रहा हूं। और एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी और ये प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। जनरल सिचुएशन बता रहा हूं मैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एंथैल्पी चेंज। डेफिनेशन किसका बता रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बता रहा हूं। एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच व्हेन an electron is added to a निगा। निगा मतलब, निगा का मतलब हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। निगा मतलब न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो क्योंकि हमें न्यूट्रल एटम चाहिए, ये न्यूट्रल एटम ही था, आइसोलेटेड चाहिए मतलब सभी एटम से अलग। गैसियस स्टेट में ये जो एटम है वो आइसोलेटेड बिहेवियर करेगा क्योंकि गैसियस स्टेट में सारे एटम्स दूर दूर होते हैं। तो एम गैसियस, कभी हमने एम सोलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एम माइनस सोलिड लिख दिया तो फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन नहीं होगा। क्या करना है? एंथैल्पी चेंज देखना है। कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। और उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव होगी जनरली। तो मैं जनरली यहां पर लिख देता हूं। अभी तुम बोल रहे हो सर आप तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस हमेशा ही खुश होगा, तो एनर्जी तो सर हमेशा ही रिलीज होगी, तो आप जनरली क्यों बोल रहे हो? तो बात यह है कि जनरली एनर्जी रिलीज होती है, कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो मैं लिख देता हूं जनरली डेल्टा एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा एच ईजी, और मैं बोल दूं क्या कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली डेल्टा एच ईजी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। जनरली डेल्टा एच ईजी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव होती है। कुछ कुछ केसेस में पॉजिटिव भी हो सकती है, वो देखेंगे हम लोग केसेस। समझ में आ गया? डेफिनेशन क्लियर है, रिएक्शन क्लियर है। अगर मैं एम सोलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एम माइनस सोलिड लिख दूं तो दिस इज नॉट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल नॉट बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या फिर अगर लेट्स से मैं बोल दूं कि एम लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एम माइनस लिक्विड, तो इस प्रोसेस में भी जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच ईजी। सबसे पहला फैक्टर जो ऑब्वियस फैक्टर है दैट इज एटॉमिक साइज। दो केसेस लेंगे, वो दो केसेस में हम लोग फील करेंगे कि कौन से वाले केस में न्यूक्लियस को ज्यादा खुशी होगी, कौन से वाले केस में न्यूक्लियस को कम खुशी होगी। फिर उसका एटॉमिक साइज से रिलेशन लगाएंगे और फिर पीरियोडिक टेबल में उसका इफेक्ट देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे। तो लेट्स से कि एक केस ये है जिसमें एक न्यूट्रल एटम है M1
केस 1 है जिसको मैं M1 मेटल बोल देता हूँ या एलिमेंट बोल देता हूँ। दूसरा केस है जिसमें M2 गैसियस बोल देते हैं। ठीक है जी। अब न्यूक्लियस पे चार्ज तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर भी जो न्यूक्लियस है उस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ये न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज पॉजिटिव। अगर मैं इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, न्यूक्लियस को खुशी होगी। अगर मैं इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। लेट्स से यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है E1, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है E2। अभी एक बार के लिए हम लोग साइन को भूल जाते हैं, क्योंकि डेल्टा एच ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, लेकिन हम लोग साइन को भूल जाते हैं, खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। क्या लगता है कौन से वाले केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा? ऑब्वियसली इस केस में। यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी पास तक आ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहां पर ज्यादा डेवलप होगा। बोलो हाँ या ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा डेवलप होगा, और जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डेवलपमेंट की वजह से ही तो हो रही है। ये जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, इसी वजह से तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप हुआ है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम डेवलप हुआ है, तो इसलिए यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यहां पर कम एनर्जी रिलीज होगी। तो मान लो यहां पर एनर्जी रिलीज हुई है 100, तो यहां पर होगी लेट्स से 70। तो मैं ये बोलूंगा कि एनर्जी रिलीज्ड E1 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E2। अगर मैं डेल्टा एच देखूंगा तो इस प्रोसेस में डेल्टा एच कितना आएगा, -100 आएगा। इस प्रोसेस में डेल्टा एच देखेंगे तो कितना आएगा, -70। तो हम लोग साइन को नहीं देखते हैं। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं बस ये बोलूंगा कि हाँ भाई इस वाले केस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है, तो इस वाले केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब -100 और -70 में देखोगे तो -100 कम है भाई, नंबर लाइन देख लो, ये 0 -50 -70 -100, तो नंबर लाइन में तो ये बड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग खाली मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे तो मैं बोल दूंगा कि इधर डेल्टा एच 1 है, इधर डेल्टा एच 2 है, तो डेल्टा एच 1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डेल्टा एच 2 का मैग्नीट्यूड। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इधर की तरफ कम होगी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, फिर से बता देता हूं। तो एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा होगी, क्या लगता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा, इस वाले केस में एटॉमिक साइज ज्यादा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम है। ये मैग्नीट्यूड मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि साइन के साथ में कंफ्यूजन हो सकता है। इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड 100 होगा, इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड 70 होगा। इस वाले केस में साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड कम रहेगा। ये बात समझ में आ गई कि इसका मतलब है कि ये मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम। आप मुझे बताइए पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ती है, और एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बुलाते हैं, डेल्टा एच इजी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो ट्रेंड भी पता चल गया, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? तो एटॉमिक साइज वाला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं, दैट इज जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई जेड इफेक्टिव क्या रहता है, न्यूक्लियस की तरफ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस की तरफ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, मतलब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, क्या होगा, उतना ही नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा होगा। और ये जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज्ड उतना ही ज्यादा रहेगा। भाई जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलपमेंट की वजह से ही तो हो रही है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा। देख लो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में
लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे देखूं, ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको बताया था एक रफ डायग्राम ऐसा ही रहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो यहां पर खड़े हो जाओ, लेफ्ट टू राइट जो देखोगे टॉप टू बॉटम उसका उल्टा दिखाई देगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, बढ़ता है। और वैसे भी जो राइट वाले हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, उन्हीं की टेंडेंसी तो होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इधर ही ज्यादा होगी। टॉप टू बॉटम जाने पे हम लोगों ने एटॉमिक साइज से देखा था कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, इधर आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है। और वही तो मैंने बताया था, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, लेफ्ट टू राइट जो भी चेंज दिखाई देगा टॉप टू बॉटम उसका उल्टा चेंज हमें दिखाई देगा। ये दो बातें, ये जनरल पैटर्न है। अभी तीसरी बात देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। सही बात है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अगर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे तो पहले से ही स्टेबल है, पहले से ही खुश है। जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। क्यों? जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, और अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा तो क्या वो चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो? बिल्कुल नहीं चाहेगा। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना चेंज नहीं करना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करवाना चाहता है, मतलब उसमें एनर्जी रिलीज भी नहीं होगी या फिर कम रिलीज होगी। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर कि भाई हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अच्छा, पी सब सेल में हाफ फील्ड क्या होता है, हम तो पी की बात कर लेते हैं, P3। फुल फील्ड क्या होता है, P6। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल, वो पहले से स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एडिशन फेवर करेंगे? नहीं फेवर करेंगे। तो क्या बोलेंगे, दे विल नॉट फेवर, दे विल नॉट फेवर एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ, दे विल नॉट फेवर एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्यों फेवर नहीं करेंगे? क्योंकि उससे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। दे विल नॉट फेवर एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज। सो दे विल नॉट फेवर एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उससे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और इसी वजह से मैं बोल दूंगा कि दे विल हैव लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे विल हैव लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर डेल्टा एच इजी। और उसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल देखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस पे सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है। तो दो एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलेंगे, एक लिथियम और बेरिलियम में, एक कार्बन और नाइट्रोजन में। पहले कार्बन और नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर लिथियम और बेरिलियम वाला भी समझ लेंगे। तो वैसे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये होगा कि लिथियम का सबसे कम, बेरिलियम का ज्यादा, बोरोन का और भी ज्यादा, कार्बन का,
फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही होगा। लेकिन इस एक्सपेक्टेड ऑर्डर में समस्याएं आएंगी दो जगह पर, एक लिथियम बेरिलियम पे और एक कार्बन और नाइट्रोजन पे। तो पहले देख लेते हैं केस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन, फिर एक्चुअल ऑर्डर भी यहां पर लिखेंगे इसमें, फिर एक्चुअल ऑर्डर भी लिखेंगे। पहले देख लेते हैं केस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2s2 2p2, है ना। अभी तो आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको आसानी हो गई होगी समझने में, 2s2 2p2। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ती है, मतलब नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट दिस इज हाफ फिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये अगर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर इसमें तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जैसे मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो भाई ये बन जाएगा C माइनस विच इज 2s2 2p3। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये बन जाएगा 2s2 2p4। भाई ये पहले से खुश है, 2p3 में खुश है, तुम उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करके 2p4 बना दे रहे चाह रहे हो, वो करेगा ऐसा? नहीं करेगा, बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं नहीं करूंगा। क्या वो खुश होगा? नहीं होगा खुश। क्या एनर्जी रिलीज होगी? नहीं होगी। इनफैक्ट नाइट्रोजन वाले केस में देखो, मैंने जनरली बताया था कि जनरली एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होती है, नाइट्रोजन में नहीं होती। नाइट्रोजन में एनर्जी रिलीज नहीं होती क्योंकि वो खुश ही नहीं हो रहा है, हमको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस विल नॉट बी फेवरेबल फॉर नाइट्रोजन। तो मतलब n गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू n माइनस गैसियस। इस वाले केस में एनर्जी रिलीज होने की बजाय क्या होता है, हमें ही एनर्जी देनी पड़ती है, हमें ही एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब इस प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, मतलब दिस विल बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या होगा बोलो? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ध्यान रखना, ये पहला एक एग्जांपल मैंने बताया है नाइट्रोजन का, जिसमें एनर्जी रिलीज होने की बजाय क्या होता है, एनर्जी रिलीज होने की बजाय क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हमें ही एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूंगा, तो कार्बन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। अच्छा, एक बात और है, जिन केसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन केसेस में डेल्टा एच तो पॉजिटिव होगा। तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो है। क्या बोल देते हैं? ऑलमोस्ट जीरो है। भाई जब एनर्जी रिलीज होती है ना, तो जितनी वो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। भाई किसी केस में 200 रिलीज हो रही है, डेल्टा एच की वैल्यू -200 है, तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -200, या फिर 200 एनर्जी रिलीज होगी। अब नाइट्रोजन वाले केस में रिलीज हो ही नहीं रही है, उल्टा हमको देनी पड़ रही है। तो हम लोग उन केसेस में जहां पर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोल देते हैं? ऑलमोस्ट जीरो बोल देते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोल देते हैं? ऑलमोस्ट जीरो बोल देते हैं। तो क्या बोलेंगे? जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज EA, क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। समझ में आ गया? तो कार्बन और नाइट्रोजन का ये केस हो गया। अब यही बात हम लोग लिथियम और बेरिलियम में देख लेते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, बेरिलियम का 2s2, ये फिर फुलफिल्ड है। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन फेवरेबल रहेगा? नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? लिथियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम, जबकि होना बेरिलियम का ज्यादा चाहिए था। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो यहां पर जब मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनको कंसिडर करता हूं, तो ये क्या है बोलो? ये 2s1, ये 2s2, ये 2s2 2p1, ये 2s2 2p2, ये 2s2 2p3, ये 2s2 2p4, ये 2s2 2p5 और ये 2s2 2p6। कौन कौन से केसेस ऐसे लग रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन एडिशन फेवरेबल नहीं होगा? तो एक तो बेरिलियम लग रहा है क्योंकि इसमें 2s2 है, एक नाइट्रोजन लग रहा है 2p3 है हाफ फील्ड, और एक नियोन भी तो है। नियोन तो बेचारा इनर्ट गैस है 2p6, उसमें तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो तो बोलेगा भाई मैं तो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं हूं।
तो इन केस ऑफ बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियोन, इलेक्ट्रॉन एडिशन विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो हम लोग उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0 बोल देंगे। एक बात। दूसरी बात, कार्बन और नाइट्रोजन में एक्सेप्शन होता है, कार्बन इधर जंप करके चला जाएगा। लिथियम और बेरिलियम में भी एक्सेप्शन होता है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि लिथियम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2s1 से वो 2s2 बन जाएगा, फुलफिल्ड बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, तो वहां पर एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए उससे ज्यादा रिलीज होगी। अब ज्यादा होगी तो वो बेरिलियम से तो ज्यादा बन ही जाता है, बोरोन से भी ज्यादा बन जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर आएगा, ये तीन तो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं, नियोन सबसे कम, फिर नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, ये तो लिख लेते हैं। फिर यहां से शुरू करेंगे तो सबसे कम लिथियम का होना चाहिए था, लेकिन लिथियम जंप करके क्या हो जाता है, बोरोन से भी ज्यादा चला जाता है, तो फिर बोरोन आएगा, फिर अपना लिथियम आएगा, फिर अपना कार्बन आएगा, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ये हमारा एक्चुअल ऑर्डर आएगा। पहले स्टेबल वाले लिख लो और उनको अलग कर दो। सबसे पहले ये स्टेबल वाले, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। फिर लिथियम का सबसे कम होना चाहिए था, फिर बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होना चाहिए था, लेकिन लिथियम बेरिलियम से तो ऊपर होता है, साथ में बोरोन से भी ऊपर चला जाता है, तो बोरोन का सबसे कम, फिर लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हुआ। अच्छा, यही चीज क्या हमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यही है ना? हाँ। तो यहां पर हमें दो जगह, यहां पर भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, सोडियम और मैग्नीशियम में, सिलिकॉन और फास्फोरस में। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1, मैग्नीशियम का 3s2, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या आएगा बोलो? सोडियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। यही चीज हमें सिलिकॉन और फास्फोरस में देखने को मिलेगा, 3 है ना ये। तो जैसे जो कार्बन और नाइट्रोजन में था वही सिलिकॉन और फास्फोरस में देखने को मिलेगा, 3s2 3p2 और इधर 3s2 3p3। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फास्फोरस। ठीक है, ठीक है। इनर्ट गैसेस के केस में, ठीक है, केस ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस के केस में क्या बोल दूंगा मैं? हीना, नीना और करीना कहाँ गए हैं? जेरोक्स करवाने गए हैं। और कैसी जेरोक्स है? रंगीन जेरोक्स है। हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगवाने गए हैं, करवाने गए हैं। तो इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहले से स्टेबल है, ये 1s2 है, ये 2s2 2p6, ये 3s2 3p6, ये 4s2 4p6, ये 5s2 5p6, 6s2 6p6। अब दीज आर ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबल, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एडिशन फेवरेबल नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रॉन एडिशन विल बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन एडिशन विल बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी और डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोल दूंगा? ऑलमोस्ट 0 बोल दूंगा। तो कहीं पर ये स्टेटमेंट दिख जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इज ऑलमोस्ट 0, तो वो सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अगर दिख जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इज ऑलमोस्ट 0, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है बोलो? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इज ऑलमोस्ट 0, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा नाइट्रोजन वाले केस में भी ऐसा ही था। ठीक है जी। अब एक एक्सेप्शन और है जहां पर मतलब बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है। एक एक्सेप्शन और है एंड दैट इज केस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स मतलब वही लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स है ना वो स्मॉल होते हैं, एक्सेप्शनली स्मॉल होते हैं। सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में कंपेयर करेंगे, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स छोटे होंगे, थर्ड पीरियड वाले बड़े होंगे। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था साइज का फैक्टर। देखो साइज का फैक्टर अभी हमने देखा था भाई, ये छोटे एलिमेंट है ये बड़े एलिमेंट है। छोटे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एकदम पास में आ जाएगा, बड़े एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर रहेगा।
तो छोटे एलिमेंट में नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगा और बड़े एलिमेंट में जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम डेवलप होगा। तो यहां पर एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी और यहां पर एनर्जी रिलीज कम होगी। अब यही लॉजिक को हम लोग सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स में लगाने की कोशिश करेंगे। ये सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स ले लेते हैं, ये थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स ले लेते हैं। तुम बोलोगे सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स छोटे हैं, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स बड़े हैं, तो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस ज्यादा डेवलप होगा, मतलब सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो ट्रू नहीं है। सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स छोटे होते हैं, वो एकदम ही छोटे होते हैं, एक्सेप्शनली स्मॉल। कहानी समझने की कोशिश करते हैं। भाई मान लो एक आपका घर है, 2-3 कमरे हैं उसमें। इसको पहले इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। एक घर है जिसमें 2-3 कमरे, एक घर है जिसमें मतलब 100 कमरे। कितने कमरे? 100 कमरे, ठीक है। अब इस घर में जब मेहमान आया तो भाई 2-3 कमरे हैं तो कोई बात नहीं है, भाई जो भाई अलग अलग रूम में सोते थे वो साथ में सो जाएंगे। मेहमान के लिए एक अच्छा सा रूम अलग कर देंगे, साथ में सब लोग बैठ के खाना खाएंगे, साथ में बैठ के सब लोग टीवी देखेंगे, साथ में बैठ के सब लोग मूवी देखेंगे। मतलब एकदम पारिवारिक माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा, क्योंकि सब लोग पास पास में रहेंगे। तो मेहमान आया तो यहां पर खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। जब 2-3 रूम का घर है, अब ये 100 रूम का घर है, इसमें मेहमान आ गया, उसको एक कोने वाले रूम में दे दिया, पता ही नहीं है कि भाई मेहमान आया भी है कि नहीं आया। जो ये मेहमान आया, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से इतना दूर है कि पता ही नहीं है। मतलब दादाजी को तो पता ही नहीं चला कि भाई कोई मेहमान आया भी और चला भी गया। उसके रूम में ही खाना भिजवा दिया, उसके रूम में भी टीवी लगा हुआ है, लेकिन अब बेचारा वो क्या करे, वो टीवी देखने का वो मजा नहीं है। सब लोग साथ में टीवी देखें तो मजा भी आए। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर ज्यादा खुशी होगी, यहां पर कम खुशी होगी। लेकिन यहां पर मैं आपको जो कहानी बता रहा हूं वो ये है कि मान लो ये एटम है, ये एटम है और ये एटम। यहां पर घर में कितने कमरे हैं? 2-3 कमरे, 2-3 रूम है। यहां पर 100 रूम है और यहां पर मान लो एक ही रूम है। इमेजिन करना बस, यहां पर एक ही रूम है। भाई मान लो आपके घर में एक ही रूम है, उसी में भाई पिताजी टीवी देख रहे हैं, उसी में मम्मी खाना बना रही है, उसी में आप लोग सब लोग सोते हो। तो भाई बेड पे पिताजी सो जाते हैं क्योंकि वो काम वाम करके आते हैं, वही घर चला रहे हैं, तो उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। हमारा नंबर कहीं पे बेड के पास में आ जाता है नीचे, कुछ लोग सोफे पे सो जाते हैं। तो ऐसे करके मान लो आपका घर चल रहा है, हमारा घर चल रहा है, मान लो मेरा, मान लो यार ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे करके मेरा घर चल रहा है। अब मेहमान आ गया भाई। अब मेहमान आए, तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो छोटा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आपने जब ऐड किया तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन एकदम पास में आ गया, तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। अब जब वो मेहमान आया है तो जहां पर आपका नंबर उस रूम में नीचे कहीं फर्श वर्श पे आ जाता था, आपको बोला भाई बाहर अपनी चारपाई या चद्दर लेके जाओ, बाहर सो मच्छरों में। मतलब मेहमान आने से यहां पर खुशी तो हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा गम भी हो रहा है। यहां पर एकदम परफेक्ट सिचुएशन थी, मेहमान आ रहा था तो सब लोग खुश भी थे, सबको जितना नंबर आना चाहिए था उतना नंबर भी आ रहा है, सोने को भी मिल रहा है सब। यहां पर तो भाई एकदम ही आपका छोटा कमरा है, एकदम ही आपका छोटा घर है, उसमें तुम खुद मुश्किल से रह पा रहे हो। जब मेहमान आ जाएगा तो भाई और परेशानी हो जाएगी, और वही मेहमान रोज रोज आने लगे तो भाई बोलोगे अरे क्या चक्कर है। समझ में आ रही है? वही होता है सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स में। सो इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द एटॉमिक साइज इज एक्सेप्शनली स्मॉल। बहुत बहुत छोटी होती है। छोटी होना एक अलग बात है, यहां पर भी घर छोटा ही था, 100 कमरे का नहीं था, यहां पर भी छोटा ही था, लेकिन सेकंड पीरियड वालों में एकदम ही छोटा है। अब वहां पर एकदम ही छोटा है तो खुशी तो होगी, लेकिन गम भी होगा, और उस गम के होने की वजह से एनर्जी रिलीज तो होगी। यहां पे ओवरऑल तो एनर्जी रिलीज ही होगी, लेकिन जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती है। तो क्या लिखूंगा मैं?
केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, क्या होगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, इन केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स size is exceptionally small, size is exceptionally small. In case of second period elements, size is exceptionally small, size is exceptionally small. अगर साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है तो न्यूक्लियस को तो बहुत खुशी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम पास में आ गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction towards nucleus will be high. ये बात तो ठीक है, लेकिन जो घर के बाकी मेंबर, तुम जो तुम्हारा नंबर रूम में आ जाता था, अब तुमको बाहर सोना पड़ा मच्छरों में, तो तुम क्या खुश होगे? नहीं होगे। तो मतलब न्यूक्लियस की तरफ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऐसा लिख लेते हैं, इधर की तरफ ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस की तरफ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स्ट्रा डेवलप हो गया, लेकिन जो ये इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको इतनी सी जगह में 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए थे, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज्यादा रिपेल करने लगेंगे। इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा रिपल्सन करेंगे क्योंकि छोटी सी जगह में तुमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस विल बी हाई, नो डाउट, लेकिन रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी हाई, will also be high. Repulsion due to inner cell electrons will also be high. Inner cell electrons की वजह से जो रिपल्सन होगा वो और भी ज्यादा होगा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो रिपल्सन होगा वो और भी ज्यादा होगा। ठीक है भाई, अच्छा, रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी हाई, तो इसलिए, और ये रिपल्सन जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो नेट देखेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी। क्या बोलेंगे? तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, इन केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स एनर्जी विल बी रिलीज्ड, नो डाउट, एनर्जी विल बी रिलीज्ड बट नॉट as per the expected value, but not as per the expected value. एनर्जी रिलीज तो होगी लेकिन जितनी होनी चाहिए थी ना उतनी नहीं होगी भाई साहब। एनर्जी रिलीज तो होगी लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, नॉट एज पर द एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ में आ गया बात? तो बस अब हम लोग देख लेते हैं। अब नॉट एज पर द एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी। अब वो कितनी होगी वो तो यार एक्चुअल नंबर्स पे डिपेंड करेगा ना। अब वहीं पर एक्सेप्शन है और वहीं पर हमसे सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपको नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से वाले केस में कितनी रिलीज होती है, लेकिन मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं ग्रुप 17 का, ग्रुप 17, इधर ग्रुप 16, इधर ग्रुप 15। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, इधर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इधर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एसबी। ये कौन से वाले हैं बताना? ये सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं। ये क्या है बताना? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ये थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट में मैं क्या बोलूंगा कि सेकंड पीरियड की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, ड्यू टू वेरी वेरी हाई इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, जो रिपल्सन है वो ज्यादा होगा।
और जो एनर्जी रिलीज जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैं बोलूंगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, कम होगी। अब कम होगी, कितनी कम होगी यार वो मुझे कैसे पता होगा, वो तो मैं खाली नंबर्स को देख के बता सकता हूं। तो फ्लोरीन में वो चीज दूसरे नंबर पे आ जाती, मतलब क्लोरीन की ज्यादा होगी, फ्लोरीन की दूसरे नंबर पे आ जाएगी। ऑक्सीजन में तो भाई ये सबसे नीचे चला जाता है, नाइट्रोजन में तो ये सबसे नीचे चला जाता है। समझ रहे हो, सवाल पूछेंगे यहां पर, मतलब ये लिख के ले लो मेरे से, हमेशा 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 यहीं पर सवाल पूछेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होना चाहिए था कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसकी साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है, तो वहां पर जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी। अब उतनी नहीं होगी तो कितनी होगी, वो तो नंबर्स पे डिपेंड करेगा, वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। वो कहां पर आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है। किस पे आ जाता है बोलो, दूसरे नंबर पे आ जाता है। बात समझ आ गई, कहां पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। क्लियर, किस पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ऑक्सीजन वाला तो भाई सबसे नीचे चला जाएगा, नाइट्रोजन सबसे नीचे चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मैग्नीट्यूड है, या फिर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड, या फिर जो ऑर्डर है वो अगर ग्रुप 17 में बात करेंगे तो क्या होगा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्या होगा, अरे क्या होगा, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में फ्लोरीन कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। यहीं पर अगर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम में देखेंगे तो ऑक्सीजन सबसे नीचे चला गया, तो सल्फर सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में, ऑक्सीजन। अच्छा, इधर नाइट्रोजन वाले केस में देखेंगे तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे नीचे चला जाएगा। क्या ऑर्डर आएगा, फॉस्फोरस सबसे ज्यादा, फिर आर्सेनिक, फिर एसबी और नाइट्रोजन कम हो जाएगा। तो कई बार तो क्वेश्चन में ना ऐसे पूरा ऑर्डर पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन तो दूसरे नंबर पे जाता है, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में, नाइट्रोजन सबसे लास्ट में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ही देखते हैं। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में देखेंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की कम। इधर ऑक्सीजन और सल्फर में देखेंगे तो ऑक्सीजन की तो सबसे नीचे चली गई, तो सल्फर से तो नीचे गई ना, तो सल्फर ज्यादा, फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में नाइट्रोजन सबसे नीचे चला गया, लेकिन फॉस्फोरस ज्यादा, नाइट्रोजन कम। ये ऑर्डर भी ऐसे भी पूछ सकते हैं। ओवरऑल पिक्चर ये होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया, ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसको ये एग्जाम्पल जो मैं समझा रहा हूं वो सक्सेसिव आयोनाइजेशन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए समझा रहा हूं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ F माइनस गैसियस which is 2s2 2p6 from F gaseous which is 2s2 2p5 is exothermic, but formation of O2 minus, that is 2s2 2p6 from O gaseous, that is 2s2 2p4 is endothermic, explain। ठीक है, ये सवाल है। तो पहले तो हमको सवाल समझ में आ जाएगा तो ही काफी है। सवाल समझ में आ गया, सवाल का मतलब समझ में आ गया तो अपना आधा काम तो वैसे ही हो गया। ठीक है, पहली लाइन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ F माइनस फ्रॉम F इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस फ्रॉम O इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और ये प्रोसेस में एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तो मतलब ये बोल रहा है कि भाई F माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 है, इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन है। जब वो बनता है तब तो एनर्जी रिलीज होती है।
अब यही चीज जब O2 माइनस में बनती है 2s2 2p6, ये भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जब ये बनता है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक रहता है। ऐसा क्यों? मतलब F गैसियस, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो F माइनस गैसियस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, इसका 2s2 2p6, 2s2 2p6 है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो एनर्जी क्या हो गया? रिलीज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा ना, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब यही चीज अब ऑक्सीजन में करेंगे तो ध्यान से समझना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 है, तो मुझे 2p6 तक पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग स्टेप वाइज ऐड करते हैं, मतलब एक पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया 2p4 से 2p5 बन गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 2p5 से 2p6 बन गया। तो क्या बोलेंगे? O गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू O माइनस गैसियस। पहले क्या करेंगे? पहला एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, O गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू O माइनस गैसियस। ये क्या है? 2p4 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 2p5 बन गया। अब देखो ऑक्सीजन में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? बोलो, एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एनर्जी रिलीज होगी। मान लो कितनी रिलीज होगी? 100 रिलीज हो गई, तो डेल्टा एच की वैल्यू -100 हो गई, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई? -100। लेकिन अभी तो 2p5 बना है, हमें तो 2p6 बनाना है, तो O माइनस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू O2 माइनस गैसियस, ये 2p5 है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये 2p6 बन जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार 2p5 से 2p6 बनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो ये न्यूट्रल नहीं है, ये पहले से O माइनस है, मतलब आप ऐसे समझो कि ये O माइनस है, ठीक है, तो इस पे ओवरऑल तो नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब ओवरऑल पिक्चर देखो, ओवरऑल कोई बाहर से देख रहा है तो भाई इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पूरे पे भी नेगेटिव चार्ज, और इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो माइनस माइनस क्या एक दूसरे के पास में आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अरे इस पे माइनस चार्ज है, ये एटम है, ये माइनस चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा, तो हमें जबरदस्ती लाना पड़ेगा, और जब भी हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी तो वहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो क्या बोलेंगे? जब O माइनस से O2 माइनस जाएगा तो उस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एनर्जी हमको ही देनी पड़ेगी, और हमको देनी पड़ेगी और इतनी ज्यादा देनी पड़ेगी कि ओवरऑल हमारा ही नुकसान है, ओवरऑल हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, मान लो 300 देनी पड़ रही है। पहले वाले में 100 रिलीज हो गई तो डेल्टा एच की वैल्यू -100, दूसरे वाले में 300 हमको देनी पड़ गई तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव होगी, कितनी होगी? +300 होगी, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी? +300 होगी। इस प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू -100, पहले वाले में 100 एनर्जी रिलीज हो गई, दूसरे वाले में 300 हमको देनी पड़ी, तो ओवरऑल क्या हुआ? भाई किसी बंदे को आपने 100 रुपए दिए, या फिर आपने 100 रुपए किसी को दिए, दूसरे केस में आपको 300 मिल गए, तो ओवरऑल 200 आपको मिले ना। वैसे ही अगर इस प्रोसेस की बात करेंगे तो इस प्रोसेस में 100 एनर्जी रिलीज हुई पहले प्रोसेस में, और फिर 300 हमको देनी पड़ गई, तो ओवरऑल क्या हुआ? 200 हमें ही तो देनी पड़ी। तो मतलब जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 100 एनर्जी रिलीज हुई, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 300 हमको देनी पड़ेगी, तो ओवरऑल प्रोसेस में जैसे O गैसियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू O2 माइनस गैसियस, इस प्रोसेस में ओवरऑल क्या होगा? हमें ही एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी? 200, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? +200 होगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? +200 होगी। तो यहां से एक पॉइंट भी पता चलता है कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है जनरली, कुछ कुछ केसेस में मैंने बताया, जैसे इनर्ट गैसेज में बताया, नाइट्रोजन में बताया कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज नहीं होती है, हमको ही देनी पड़ती है, बट उसको छोड़ देते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किसी भी एलिमेंट में अगर हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी हमको ही देनी पड़ेगी, मतलब एडिशन ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर, जैसा ऑक्सीजन में हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या बोलेंगे? पहले तो ये पॉइंट लिख देता हूं मैं कि एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस।
मतलब M माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर चुके हो, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो M2 माइनस बनेगा। दिस प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अगर न्यूट्रल में फिर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब क्या होगा, तो भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उससे ज्यादा तो हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे देनी पड़ जाती है, जैसा ऑक्सीजन के केस में हो रहा था। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो भी हमेशा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस is an endothermic process? Which of the following process is an endothermic process? यानी कि जिसमें डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं कुछ 5, 7, 10 प्रोसेस लिख देता हूं। Which of the following is an endothermic process? पहला है नाइट्रोजन गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू n माइनस गैसियस। दूसरा है ऑक्सीजन गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू O माइनस गैसियस। तीसरा है O माइनस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू O2 माइनस गैसियस। चौथा है O गैसियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू O2 माइनस गैसियस। पांचवा है फ्लोरीन गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू F माइनस गैसियस। इधर की तरफ फिर 5 और लिख लेते हैं। छठवा है क्लोरीन गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू क्लोरीन माइनस गैसियस। सातवा है सोडियम गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू सोडियम माइनस गैसियस। आठवा है सोडियम गैसियस गोज इनटू सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गैसियस है ये। नौवा है नियोन गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू नियोन माइनस गैसियस। और 10वां है बेरिलियम गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू बेरिलियम माइनस। ये 10 प्रोसेस हमको दिए हुए हैं, हमें सोचना है और बताना है कि कौन कौन से वाले केसेस में जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगा। देखो, एक प्रोसेस जो मुझे दिख रहा है 8वां वाला, ये तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ही होगा यार, क्योंकि सोडियम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। देखो, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना तब तो एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम प्लस बना रहे हो, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहले से है। अब आप निकालना चाहते हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। सो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, नो एक्सेप्शंस, बट एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कुछ केसेस में हमें एनर्जी देनी भी पड़ती है। ठीक है, तो रिमूवल, यहां पर तो रिमूवल कर रहे हैं ना भाई। देखो, सभी में हमने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 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 ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, लेकिन यहां पर तो हम रिमूव कर रहे हैं। एंड रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो 8वां तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ही होगा। बाकी के आप लोग बताइए। हाँ भाई, बताया क्या, बताया क्या होगा? देखो, अगर हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तब तो एनर्जी जनरली रिलीज होती है। जब हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी जनरली रिलीज होती है, लेकिन नाइट्रोजन वाले केस में नहीं होती। याद करो, सेकेंड पीरियड में बताया था ना, नाइट्रोजन वाले केस में नहीं होती है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा इसमें। नियोन वाले केस में भी नहीं होती है, तो इसमें भी डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। और बेरिलियम वाले केस में भी नहीं होती, इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, तो इसमें भी डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। ये हो गए। ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे O माइनस, डेल्टा एच नेगेटिव बनेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बताया था, तो डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव आएगा। और ओवरऑल भी ऑक्सीजन में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव ही आता है।
फ्लोरीन वाले केस में कोई समस्या नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, डेल्टा एच नेगेटिव। क्लोरीन वाले केस में कोई समस्या नहीं है, डेल्टा एच नेगेटिव। अच्छा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज क्लोरीन, नॉट फ्लोरीन। सोडियम वाले केस में यहां पर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, एनर्जी रिलीज होगी। इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव, और इसमें भी डेल्टा एच पॉजिटिव। तो कौन कौन से एंडोथर्मिक है, कौन कौन से एंडोथर्मिक है? पहला एंडोथर्मिक आ गया, तीसरा एंडोथर्मिक आ गया, चौथा एंडोथर्मिक आ गया। इधर देखेंगे तो 8वां, 9वां और 10वां, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, मान लो एक रिएक्शन है A गिव्स B और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है 50, तो डेल्टा एच की वैल्यू -50 होगी। डेल्टा एच 1 बोल देता हूं मैं इसको, एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच 1 क्या होगा? -50। अगर इसकी उल्टी रिएक्शन लिखूंगा B गिव्स A, तो इसमें 50 हमको देनी पड़ेगी, मतलब यहां पर डेल्टा एच 2 क्या होगा? +50 हो जाएगा। मतलब हम लोग अगर रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, तो डेल्टा एच का खाली साइन चेंज होता है, -50 था तो +50 हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। डेल्टा एच 1 का मैग्नीट्यूड बराबर डेल्टा एच 2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब यहीं पर मैं सोडियम गैसियस goes into sodium gaseous goes into sodium plus gaseous plus इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हो? सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम दैट इज Na, वो कितना हो जाएगा? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसका उल्टा करता हूं, तो सोडियम प्लस गैसियस, सोडियम प्लस गैसियस, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सोडियम, इसमें बताओ क्या होगा भाई? इसमें 5.1 हमें देनी पड़ी, तो इसमें 5.1 रिलीज हो जाएगी, और इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो किसमें? Na प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ किसका? सोडियम का नहीं है ये भाई, आप सोडियम में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, आप तो सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस होगा ये, वो कितना हो जाएगा? -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है। तो देखो कुछ लोग ना कंफ्यूजन में ऐसा समझ लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। ना भाई ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम कुछ अलग होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन सोडियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो 5.1 ही रहेगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका? सोडियम प्लस का। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर होंगे, ध्यान रखना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। ना भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस, क्योंकि ये रिएक्शन है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपना कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।